डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी कुशल होंगे। हमारी वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की पाश्चात्य राजनीतिक विचार की सीरीज चल रही थी, जिसमें अब तक हमने प्लेटो को देखा, एरिस्टोटल को देखा और मैकियावेली को हम देख रहे हैं। कल हमने मैकियावेली के जीवन के बारे में देखा कि ऐसी क्या घटनाएं रही जिसने मैकियावेली के विचारों को गति दी, जिसकी वजह से ऐसे इस प्रकार से मैकियावेली बोल रहा है। क्यों वो राज्य और धर्म को, पंथ को अलग कर रहा है, नैतिकता को क्यों अलग कर रहा है। इन सभी चीज़ों को कल हमने देखा। आज हम उसके मानव व्यवहार के बारे में उसके क्या विचार हैं, राज्य के बारे में वो क्या कहता है, शासन कला के बारे में क्या कहता है, भाग्य के बारे में क्या कहता है, इन सभी चीज़ों को आज हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मैं हूं शिवम सिंह और मेरा जीआरएफ क्वालिफाइड है पॉलिटिकल साइंस से। तो देखिए, इससे पहले हम शुरू करें कि मैकियावेली के मानव व्यवहार को लेकर क्या विचार थे, मैकियावेली के ह्यूमन नेचर को लेकर क्या थॉट थे। उससे पहले हम जान लेते हैं कि मैकियावेली अपने विचारों में कौन सी पद्धति को अपनाता है। तो देखिए, हम जानते हैं, हमने कल डिस्कस किया कि मैकियावेली जो है काफी यथार्थवादी बातें करता है, रियलिस्टिक बातें करता है। वो अलौकिक बातें नहीं करता, वो दूसरी दुनिया की बातें नहीं करता। वो ऐसी बातें करता है कि इस दुनिया में अगर आपको बने रहना है तो आपको ये करना होगा, राजा को ये करना होगा, राज्य के अस्तित्व को बचाना होगा। चर्च जो दूसरी दुनिया की बात करता है, जो आडंबरों की, जो कर्म कांडों की बात करता है, उन चीजों से काम नहीं चलेगा। तो समझ में आता है कि हाँ, वो तो यथार्थवादी है। तो यथार्थ क्या है? जो चीजें दिखती है वही होती है। तो उसकी जो पद्धति है वो है अनुभव मूलक, जिसे हम एम्पायरिकल कहते हैं, और ऐतिहासिक, हिस्टोरिकल। मतलब वो इतिहास को साक्षी बनाता है। वो इतिहास में देखता है किस प्रकार से चीजें हुई है, आसपास चीजें देखता है कि किस प्रकार से चीजें हो रही है। वो अनुभव मूलक पद्धति को अपनाता है। वो जो उसकी ज्ञानेंद्रियां हैं, वो ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है उसमें विश्वास करता है और कहता है कि जो ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हमारे सुनने, बोलने, महसूस करने, देखने से जो हमें ज्ञान मिलता है वही वास्तविक है, ना कि कोई हमने कल्पना कर ली दूसरी दुनिया की या फिर कर्मकांडों की। नहीं, ये नहीं होगा। अनुभव मूलक पद्धति है और ऐतिहासिक पद्धति है। एरिस्टोटल के बाद मैकियावेली ऐसा विचारक है जो कि अनुभव मूलक पद्धति को इस्तेमाल में लाता है। इससे पहले एरिस्टोटल अनुभव मूलक, जिसे हम एम्पायरिकल अप्रोच है, उसको इस्तेमाल करते हुए पाते हैं। आगे हम बात करते हैं कृतियों की, कौन कौन से वर्क उन्होंने लिखे। तो देखिए, सबसे प्रसिद्ध जो उनका काम है वो है द प्रिंस का। 1513 में उन्होंने लिखा, लेकिन 1527 में उनकी मृत्यु के बाद 1531 या 32 में वो छपी थी। डिस्कोर्सेज ऑन लेवीज, जिसमें वो आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए, उनके अनुसार की आदर्श राज्य कैसा होता है, उसके उसमें रहने वाले जो सिटीजन्स हैं, नागरिक हैं, वो कैसे होते हैं, 1531 में लिखी। द आर्ट ऑफ वॉर लिखते हैं 1521 में। हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस लिखते हैं 1525 में। ये बुक उस समय के फ्लोरेंस के शासक ने कहकर लिखवाई थी इनसे। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल इगोइज्म, सार्वभौमिक अहमवाद की संकल्पना। तो ये क्या है यूनिवर्सल इगोइज्म? देखिए, जो मैकियावेली चिंतन प्रस्तुत करता है, जो भी विचार वो रखता है, वो किस पर आधारित है? वो सभी मानव स्वभाव पर ही आधारित है। आगे की क्लास में हम देखेंगे कि मैकियावेली के बाद जब हम होब्स को देखेंगे, लॉक को देखेंगे, रूसो को देखेंगे, तो सभी का चिंतन जो है वो मानव स्वभाव से ही शुरू होता है कि मानव स्वभाव ऐसा है, इसलिए ऐसी व्यवस्था की हमें आवश्यकता पड़ी, इसलिए हमारा जो सामाजिक अनुबंध है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, वो इस प्रकार से रहा। तो जो विचार हम देखते हैं मैकियावेली के, वो मानव स्वभाव पर ही बने हुए हैं। मानव स्वभाव, मैकियावेली के अनुसार मानव स्वभाव काफ़ी बेकार है। वो स्वार्थी है, वो सेल्फिश है, वो अहंकारी है, वो इगोइस्टिक है। वो अपने हितों के आगे किसी और के हित नहीं देखता। वो सबसे पहले अपनी हित की रक्षा करता है। अगर आप शासक हो, वो शासक को ये भी कहता है कि अगर आप पूरी उम्र भी लोगों की सेवा करते रहो, लेकिन अगर आप आखिर में कमज़ोर हो जाते हो, तो लोग आपसे विमुख हो जाएंगे, लोग आपसे रूठ जाएंगे, लोग आपको त्याग देंगे। लोग ऐसे होते हैं। लोग जब तक उनके हित पूरे होते हैं तब तक आपका साथ देंगे और फिर वे चले जाते हैं, वो किसी और को पकड़ लेते हैं।
वो मानव स्वभाव को अच्छा नहीं मानता, मानव को अच्छा नहीं मानता। वो ये भी कहता है कि मानव स्वभाव बदला नहीं जा सकता। काफी विचारक ये समझते हैं, मुख्य रूप से आदर्शवादी जो विचारक हैं वो ये समझते हैं कि मानव स्वभाव जो है अच्छा है, मानव स्वभाव अगर गलत भी है तो उसको सुधारा जा सकता है अलग अलग कार्य से। लेकिन मैकियावेली कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होता। मानव स्वभाव शुरू से लेकर आखिर तक ऐसा ही होता है। वो लालची है, वो स्वार्थी है, वो दुष्ट है, उससे आप अच्छे की उम्मीद नहीं कर सकते। वो इतना दुष्ट है, वो संपत्ति को चाहता है, वो अपने जीवन को चाहता है। वो अपने पिता की मृत्यु को तो भूल सकता है, लेकिन जो पैतृक संपत्ति उसे मिली है अगर उसकी हानि हो जाती है उसको नहीं भूलता। ऐसी बातें वो करता है। आगे हम देखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट हमें यही कहता है कि द बेसिस ऑफ ऑल मैकियावेलीज थॉट इज ह्यूमन नेचर। सभी जो पूरा विचार है मैकियावेली का, उसका आधार ही मानव स्वभाव है। ह्यूमंस आर बेसिकली सेल्फिश। वो मानवों को सेल्फिश बोलता है, स्वार्थी बोलता है, लालची ग्रीडी बोलता है, कॉवर्ड मतलब वो उन्हें डरपोक कहता है। तो डरपोक है, उसमें इतना साहस नहीं है। आगे कहता है उसमें कोई भी ऐसा वर्च्यू नहीं है जो उसे अच्छा बनाता हो, सारे ऐसे वर्च्यू हो जो उसे बुरा बनाता है। और इंसान जो है वो कैरेक्टर वाइज बेकार होता है, वो अनिवार्य रूप से स्वार्थी होता है। अगर आप सोचे कि मैं उसको बदल दूंगा, मैं उसको बदल दूंगी, तो ऐसा नहीं होने वाला। वो जैसा है, वो जैसी है, वो ऐसे ही रहेगी, ऐसा ही रहेगा। ठीक है, ऐसा मैकियावेली कहते हैं। आगे मैकियावेली कहते हैं कि ह्यूमन इंसान जो है उनके लिए दो मोटिवेशन है। ठीक है, दो चीजों से प्रेरणा लेते हैं, दो चीजों से मानव स्वभाव प्रेरित होता है। पहला है सेल्फिशनेस, स्वार्थी। जितना स्वार्थ उसका ज्यादा होगा उतना ही वो आपकी पैरवी करेगा, या फिर किसी भी काम को करेगा अपने स्वार्थ के लिए। वो अपने स्वार्थ को सबसे आगे देखेगा, वो भलाई को नहीं देखेगा। हम पॉलिटिशियंस को देखते भी हैं आज के समय, अगर हम मैकियावेली की बात को माने तो जितने भी वो काम करते हैं, जितने वो मुद्दे उठाते हैं, सब में उनके स्वार्थ होते हैं। इगोइज्म, अहमवादी, उसमें अहंकार होता है, पता नहीं किस चीज का अहंकारी होता है, वो उदारी नहीं होता। अपार्ट फ्रॉम दिस ही इज मोटिवेटेड बाय फेयर एंड वेल्थ। स्वार्थपने और इगोइज्म, अहमवाद से अलग वो भय से भी प्रेरित होता है, और वेल्थ, धन से भी प्रेरित होता है। कैसे? भय से मतलब वो अपने जीवन को चाहता है, तो ऐसी किसी भी वस्तु, किसी भी पदवी, कैसी किसी भी चीज से दूर रहेगा जो उसके जान के लिए नुकसान पहुंचा सकती हो, जिससे उसे डर लगता हो। ऐसी चीजों से भी वो बचता है। वो धन के पीछे भागने वाला प्राणी है। ठीक है, तो मुख्य रूप से मैकियावेली किन की बात करता है कि चार चीजें हैं। एक तो सेल्फिशनेस, वो वो स्वार्थी है। दूसरा क्या है? दूसरा है इगोइज्म, वो अहमवादी है। फिर भय, फेयर से भी वो प्रेरित होता है। उसके बाद क्या है? मनी, वेल्थ, धन संपदा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे मैकियावेली कहते हैं द बेसिक एम ऑफ ह्यूमन बीइंग इज टू एक्वायर वेल्थ, ही इज ग्रीडी एंड वांट टू एक्वायर पावर टू प्रोटेक्ट हिज वेल्थ। वो कहते हैं मानव स्वभाव जो है वो ऐसा है, वो संपत्ति को अर्जित करना चाहता है। वो इतना लालची है, वो काफी लालची है, और अपनी संपत्ति को बचाए रखने के लिए शक्ति अर्जित करता है। आगे कहते हैं इसलिए मैकियावेली कहता भी है कि एक आदमी, एक व्यक्ति, एक मनुष्य अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है, लेकिन पिता से जो संपत्ति मिली है उसके लॉस को, उसकी हानि को वो नहीं भूल सकता। व्यक्ति पिता की मृत्यु भूल सकता है परंतु पैतृक संपत्ति के विनाश को नहीं। ऐसा मैकियावेली कहते हैं। आवश्यक नहीं ऐसा हो। देखिए, जो विचारक विचार रखते हैं, ऐसा हो सकता है कि आप उससे इत्तेफाक ना रखते हो। ज्यादातर आप यही पाओगे कि मैं तो ऐसा नहीं मानता, ऐसा तो नहीं होता। तो ठीक है, आप सही हो, लेकिन हम विचारकों को पढ़ रहे हैं, हमें अपना आप को उसकी जगह रखना है। हमें ये समझना है कि ठीक है, मैकियावेली से ऐसा कह रहा है, कहने दो, उसकी अपनी राय है, हमारी अपनी राय है। हमें पढ़ना है एग्जाम के लिए, हमें पढ़ना है समझ के लिए कि हाँ ऐसा भी व्यू पॉइंट है। तो इस दृष्टि को हमें ध्यान में रखना है। कई बार स्टूडेंट ये गलती कर देते हैं कि वो समझते हैं कि जो विचारक कह रहा है ये तो हम इत्तेफाक नहीं रखते, हम ऐसी बात तो नहीं मानते,
तो जब वो ऐसी विचारधारा लेकर चलते हैं कि यार मैं तो ऐसा नहीं मानता, ऐसा क्यों कह रहा है, मैं तो कुछ और मानता हूँ, तब दिक्कत आती है, तब वे समझ नहीं पाते। आवश्यकता क्या है कि हम विचारक के आगे समर्पित कर दें, हम मान ले, हम समझ ले कि ठीक है विचारक ऐसा कह रहा है, ऐसा हो सकता है, हम नहीं मानते ठीक है, लेकिन विचारक ऐसा कह रहा है, ऐसा अगर सोच के चलें तो चीजें आसान हो जाती हैं पढ़ने में। तो आप ऐसा सोचकर चलिए, बार बार ये दोहराइए कि मैकियावेली कहता है कि व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु भूल सकता है, लेकिन पैतृक संपत्ति के विनाश को नहीं भूल सकता। वो समझ में आता है कि मैकियावेली जो है वो उदासीन है, वो मानव स्वभाव के प्रति उदासीन है, वो परिवर्तन के प्रति उदासीन है, क्योंकि उसने अपने समय में ऐसी चीजें देखी है। आगे, ही एडवाइज प्रिंस दैट अ किंग शुड नेवर टच द प्रॉपर्टी एंड वुमेन ऑफ हिज सिटीजन। अब देखिए, हम संपत्ति की बात करते हैं और हम जानते हैं, हालांकि ये बात गलत है, लेकिन उस समय की अगर बात करें तो ये आज भी ये समझा जाता है कि स्त्री जो है पुरुष की संपत्ति होती है। तो मैकियावेली भी प्रिंस को ये एडवाइस देते हैं कि कुछ भी करो, लेकिन किसी भी व्यक्ति की संपत्ति और उसकी स्त्री को छेड़ो मत, ना कि हाथ लगाओ। आप कुछ भी कर लीजिए उसके साथ, लेकिन अगर आप उसकी संपत्ति और स्त्री को छेड़ोगे तो वो अहम के चलते, वो स्वार्थ के चलते, वो धन लोलुपता, स्वार्थीपने और लालचपने के चलते वो प्रतिकार करेगा, वो रिटेलिएट करेगा और आपको नुकसान पहुंचाएगा। शांतिपूर्ण अगर आपको शासन करना है तो किसी भी व्यक्ति की स्त्री और संपत्ति को छूने की भी जरूरत नहीं करिए। उसके बाद क्या कहते हैं, वो कहते हैं द ह्यूमन माइंड वर्शिप द पास्ट, क्रिटिसाइज प्रेजेंट एंड डिजायर फॉर बेटर फ्यूचर। अब इस बात से भी आप भी इत्तेफाक रखते होंगे कि मानव जो है अपने इतिहास को गौरवान्वित रूप में दिखाता है कि हमारा तो इतिहास ऐसे रहा है, हमारे दादा परदादा ऐसे थे, हमने तो हाथी पर सवारी की है, हम तो हाथी पर बैठ के स्कूल जाया करते थे, हमारे तो घर में 100 गायें थी, 100 भैंसें थी, ऐसे सी फेंकता है। तो क्या है, वो पास्ट को वर्शिप करता है, वो भूतकाल की पूजा करता है, जो देवता हैं, जो बड़े बड़े योद्धा हो गए उनकी पूजता रहता है, और प्रेजेंट को क्रिटिसाइज करता है, यथार्थ की, वर्तमान की आलोचना करता है। इसका मतलब क्या है कि अब ये बात नहीं रही, आज के समय में तो क्या ही होता है, संत महात्मा तो पहले हुआ करते थे, आज के समय तो ऐसे ही लिचिड़ पिचिड़ लोग होते हैं, कौन महात्मा है, कोई भी महात्मा नहीं है, आज के समय इतनी बेकार स्थिति हो गई है, हमारे जमाने में ऐसा था। और डिजायर अ बेटर फ्यूचर, भविष्य, एक बेहतर भविष्य की आस लगाता है कि हमारा भविष्य ऐसा होगा, हम ऐसा कमाएंगे, हम ऐसा रहेंगे, हम अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, बंदी बंधुओं के साथ इस प्रकार से जीवन बिताएंगे, ऐसी वो आस लगाता है। तो यहाँ पर भी, यहाँ पर तो आप भी कोरिलेट कर पा रहे होंगे मैकियावेली से कि हाँ, हम अपने भूतकाल को लेकर, अपने भूतकाल को काफी पूजते हैं, वर्तमान की आलोचना करते हैं और भविष्य को लेकर काफी आस लगाते हैं, एक बेहतर भविष्य को लेकर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे मैकियावेली कहता है कि जो इंसान है वो किसी प्रकार का अपराध जो करता है अपने इच्छाओं के वशीभूत होकर करता है, उसकी इच्छाएं उसके नियंत्रण में नहीं रह पाती। आप खुद देख लीजिए, यहां पर भी आप काफी हद तक समझ पाओगे मैकियावेली को। कोई चोरी करता है, क्या उसको खाने की कमी है, क्या उसको पहनने की कमी है? नहीं, उसकी इच्छाएं इतनी बढ़ गई है कि उसको चोरी करनी पड़ रही है ना, कहीं से भी वो चीजें उठा ले रहा है, बैंक से चोरी कर ले रहा है, क्लास में चीजें उठा ले रहा है। तो क्यों हो रही है वो, क्यों? क्योंकि उसकी इच्छाएं, वो इच्छाओं को गुलाम बन चुका है और ऐसे कार्य कर रहा है। आखिर में कहते हैं सारी बातें कहकर मैकियावेली कि मानव स्वभाव ऐसा ही है, उसका बदला नहीं जा सकता। अगर आप समझते हो कि मेरा प्रेमी, मेरी प्रेमिका, इनके मैं स्वभाव को बदल दूंगा एक बार शादी हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। वो पहले भी ऐसा था, आज भी ऐसा है और आगे भी ऐसा ही रहेगा। ठीक है, मानव स्वभाव के बारे में वो ऐसा कहते हैं। समझ में आता है कि पैसिफिस्ट है, नकारात्मक और उदासीन दृष्टिकोण रखते हैं मानव स्वभाव के प्रति। आगे वो कहते हैं कि आप ये जनरलाइज कर सकते हो, आप ये सामान्यकरण कर सकते हो कि इंसान जो है वो अनग्रेटफुल है, वो फ्लिकर माइंडेड है, वो झूठा है, वो धोखेबाज है, वो खतरों से बचना चाहता है और वो लालची है, वो फायदे को देखता है। और द डिस्कोर्स आल्सो कमेंट्स ऑल men आर बैड एंड डिस्प्ले देयर विशियस नेचर whenever they get an opportunity। वह कहता है
कि मानव स्वभाव इतना बेकार है और जब भी उसे मौका मिलता है वो अपने बेकार स्वभाव को दिखाई देता है। जैसे अगर आप कमजोर पड़ गए तो आपके जो रिश्तेदार होंगे वो क्या करेंगे, अपना असली रूप दानव रूप धर लेंगे, है ना, आपको सताना शुरू कर देंगे। क्यों? उनको मौका मिल गया है। आपके दोस्त काफी समय से आपके साथ हैं, उनको पता लग गया कि हाँ आप ऐसे, आप कमजोर हो या फिर आपकी ये सारी चीजें, तो आपको सताना शुरू कर देंगे। ऐसी बात मैकियावेली कहते हैं कि जहां उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है वो दोस्त को पैसे दे दो, वो पैसे मार लेता है। क्यों? उसको अपॉर्चुनिटी मिल गई धोखा करने की, वो धोखा करेगा। किसी व्यक्ति को अकेला छोड़ दो, वो कुछ भी कर सकता है, चोरी कर सकता है, अपमान कर सकता है। क्यों? क्यों? उसको मौका मिल गया। ठीक है, ऐसा मैकियावेली कहते हैं। आगे वो कहते हैं कि मानव स्वभाव, मानव व्यवहार 4 चीजों के नियंत्रण में रहता है। क्या क्या है वो? लव, प्रेम, हेट्रेट, घृणा, भय, फेयर और तिरस्कार, अवमानना, कंटेम्प्ट। वो कहते हैं कि 4 इमोशन सबसे बड़े हैं और इससे आप भी रिलेट कर पाओगे, ताल्लुक रख पाओगे। कैसे? वो कहता है प्रेम। प्रेम एक बहुत बड़ा इमोशन है, इसका मानव स्वभाव पर, मानव कार्य पर, मानव व्यवहार पर काफी प्रभाव होता है। मनुष्य जिससे प्रेम करता है उसके लिए वो कुछ भी करता है, उसके आगे तर्क वितर्क कुछ मायने नहीं रखते। जैसे आप यंग लव स्टोरीज में देखते भी हो कि जो लड़का है लड़की है उसको सूझबूझ नहीं रहती समाज की, पढ़ाई की, धन की, वो बस एक दूसरे में खोए रहते हैं। उनको लगता है उनके सत्य एक दूसरे में समाहित हो जाते हैं, माता के सत्य उनके पुत्र में समाहित हो जाते हैं, प्रेमी के सत्य उसके प्रेमिका में और प्रेमिका के सत्य उसके प्रेमी में समाहित हो जाते हैं। इस तरह हम देखते हैं पति के सत्य पत्नी में समाहित हो जाते हैं। हम फिर उसके आगे कोई तर्क वितर्क बच नहीं जाता। तो ये क्या है? हमारा प्रेम है। हमारे प्रेमी को दुख हो जाए तो हम भी रो पड़ते हैं, फिर हम भी दुखी हो जाते हैं। हमारे प्रेमी को कुछ कह दे तो हम क्या करते हैं? हम हेट्रेट पर उतर आते हैं, घृणा, बदला। हमारे प्रेमी के साथ कुछ हो जाए तो घृणा, प्रतिशोध, ये भी बहुत बड़ा इमोशन है। आपके साथ किसने गलत कर दिया, आप जीवन भर याद रखोगे कि उस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसी दुष्टता की, मैं उसको सबक सिखाकर रहूंगा। जब भी आपको मौका मिलेगा आप उसको सबक सिखाने पर लग जाओगे। तो क्या है हमारा दूसरा इमोशन? घृणा, हेट्रेट। फिर भय, डर। मानव स्वभाव डर से भी काफी प्रभावित होता है। वो ऐसे कार्य कभी नहीं करता जिससे उसे डर लगता हो। छोटा बच्चा कभी भी ऐसे कार्य करने से डरता है जिससे उसके पापा उसे पीटे, ऐसे कार्य करने से डरता है जिससे पुलिस उसे जेल में डाल दे। कभी भी ऐसे कार्य नहीं करेगा। वो मर्डर इसलिए नहीं करता क्योंकि पुलिस बैठी है, पुलिस उसको डंडे मारेगी, उसको फांसी चढ़ा देगी, भय है उसको, इसलिए वो चोरी नहीं करता, इसलिए वो डाका नहीं डालता। क्यों? क्योंकि भय है पुलिस का, राज्य का। तिरस्कार, कंटेम्प्ट भी एक काफी बड़ा इमोशन है। किसी का तिरस्कार कर दीजिए वो फिर कुंठित होकर बैठ जाता है। तो 4 इमोशन की बात करते हैं मैकियावेली। अब आगे हम देखते हैं राज्य संबंधित विचार क्या है। तो देखिए हमने कल भी देखा कि मैकियावेली कहते हैं कि राज्य को और नैतिकता को अलग अलग कर दो। नैतिकता से राज्य गलत दिशा में जा रहा है, नैतिकता के प्रति वो उदासीन है। वो कहता है कि ठीक है, मैं ऐसा नहीं कि नैतिकता को नकार रहा हूं, वो कहता है कि नैतिकता के प्रति हमें राज्य को उदासीन होना चाहिए, नैतिकता को साधन के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि साध्य के रूप में। अपने नागरिकों को नियंत्रित रखने के लिए नैतिकता, धर्म, इन सबको साधन के रूप में इस्तेमाल में लाना चाहिए, मीन्स के रूप में इस्तेमाल में लाना चाहिए। तो क्या कहते हैं मैकियावेली? मैकियावेली पहले ऐसे दार्शनिक हैं या ऐसे पहले फिलोसफर हैं जो पहली बार, जो आज के समय हम स्टेट का कॉन्सेप्ट देखते हैं उसको रखते हैं। आज के समय हम क्या क्या बात करते हैं स्टेट के बारे में, कि स्टेट एक ऐसी एंटिटी है जो अपने फैसले खुद लेता है, बाहरी भी और अंदरूनी भी, अंदरूनी फैसले। तो क्या है? वो सोवरन है, उसके ऊपर किसी दूसरी बाहरी सत्ता का नियंत्रण नहीं है। धर्म निरपेक्ष है, वो धर्म दूर है उससे, वो धर्म आधारित फैसले नहीं लेता, वो जनता के लिए काम करता है, वो वैज्ञानिक पद्धति से अपनी पॉलिसीज को बनाता है, वो अलौकिक बातें नहीं करता, लौकिक जगत की बात करता है, वो राज्य के अस्तित्व को बनाए रखने की बात करता है। आज के समय हम यही तो देखते हैं, नेशनल इंटरेस्ट, सोवर्निटी, ये सब क्या है? आज की कॉन्सेप्ट है। तो मैकियावेली वो पहला फिलोसफर था जो ऐसे आइडियाज को सबसे पहले रखता है। इसलिए कहा जाता है मैकियावेली फर्स्ट यूज द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट। मैकियावेली एक्सेप्टेड स्टेट एज बोथ मीन्स एंड एंड।
मैकियावेली राज्य को साधन और साध्य दोनों के रूप में स्वीकारता है। साधन के रूप में क्या, कि राज्य जो है साधन है किसके लिए, एक अच्छा जीवन देने के लिए उसके नागरिकों को, ठीक है। और अगर आपदा की स्थिति है या फिर कुछ भी कार्य है, कोई भी फैसले लेने हैं, तो राज्य अपना आप को साध्य बना ले, मतलब कोई भी ऐसा कार्य जो उसको सर्व करता हो, राज्य को बनाए रखने की बात करता हो, उसी को वो चुनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वो राज्य को साध्य मानकर चल रहा है। तो क्या है, वो राजा राज्य को साधन भी मानता है और साध्य भी मानता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे, मैकियावेली कंसिडर स्टेट एज एन आर्टिफिशियल इंस्टीट्यूशन which man has created to overcome his inconvenience। जिस प्रकार से प्लेटो और मैकियावेली कहते हैं कि राज्य जो है कृत्रिम वस्तु नहीं है, वो प्राकृतिक वस्तु है। परिवार से ग्राम बने, कई सारे ग्राम से शहर बने, शहरों से जनपद और राज्य बना। लेकिन मैकियावेली कहते हैं कि नहीं, प्राकृतिक नहीं है, ये कृत्रिम है। मानवों ने अपनी सुविधाजनक स्थिति को बनाए रखने के लिए राज्य की उत्पत्ति की है, राज्य को अस्तित्व में लाया है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि राज्य नित्य नूतन चिर पुरातन था। राज्य जो है बनाया गया है असुविधाओं को हटाने के लिए, ऐसा मैकियावेली कहते हैं। और देखिए, मैकियावेली का प्रभाव फिर हमें आगे भी देखने को मिलता है। हम होब्स की बात करेंगे, लोक की बात करेंगे, ये सब क्या कह रहे हैं, ये फिर यही कहेंगे मैकियावेली को पढ़कर कि जो राज्य जो है कृत्रिम वस्तु है, इसको बनाया गया है मानव सुविधा के लिए। आगे मैकियावेली कहते हैं कि एरिस्टोटल की तरह ही मैकियावेली राज्य को सबसे ऊपर रखता है, राज्य को सभी संस्थाओं से ऊपर रखता है। संस्था कौन सी? संस्था जैसे चर्च या फिर फैमिली या फिर कोई भी उद्योग हो गया या फिर कला का कोई क्षेत्र हो गया, सभी चीजों से ऊपर क्या होगा? राज्य होगा। राज्य किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा, आंसरेबल नहीं होगा। राज्य के सब बात मानेंगे, राज्य कोई क्वेश्चन नहीं करेगा। ऐसी बातें मैकियावेली करते हैं। ऑल इंस्टीट्यूशंस आर आंसरेबल टू स्टेट और व्हाइल द स्टेट इज नॉट आंसरेबल टू एनीवन। सभी संस्थाएं राज्य के प्रति उत्तरदायी होंगी, लेकिन राज्य किसी संस्था के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। नो अदर इंस्टीट्यूशन कैन एंश्योर द हाईएस्ट वेलफेयर ऑफ मैन एक्सेप्ट द स्टेट। It is the duty of the individual not to worry about his interest in front of the interest of the state। मैकियावेली कहता है कि कोई भी इंस्टीट्यूशन इतना सक्षम नहीं होता, इतना शक्तिशाली या फिर इतना उपयोगी नहीं होता जितना राज्य होता है ना, उसके नागरिकों के इंटरेस्ट को बचाए रखने के लिए, उसके नागरिकों के हितों को पूरा करने के लिए और उनका संरक्षण करने के लिए। आगे वो व्यक्ति को सलाह देते हैं कि राज्य के हितों के आगे व्यक्ति को अपने हित की परवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि राज्य के हित सर्वोपरि हैं। व्यक्ति के हित तो अपना पूरे हो जाएंगे जब राज्य के हित पूरे होंगे, क्योंकि राज्य होगा तभी तो उसके नागरिक होंगे। राज्य खत्म हो गया तो नागरिक कहां के रहे? तो ऐसा मैकियावेली कहते हैं। आगे मैकियावेली के सोवर्निटी रिलेटेड विचार, संप्रभुता संबंधित विचार, संप्रभुता संबंधित विचार। तो देखिए, आज के समय हम जब बात करते हैं संप्रभुता की, सोवर्निटी की, तो आज हमें काफी कॉमन देखने को मिलता है। हर राष्ट्र, हर स्टेट जो है संप्रभु है, सोवरन है। हमारे प्रियम्बल में भी यही लिखा हुआ है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो सबसे पहले क्या आया? सोवरन ही आया। तो हालांकि मैकियावेली एक फुल टॉस में पूरे रूप में सोवरेनिटी की बात नहीं करते, लेकिन वो संकेत दे देते हैं। वो मुख्य रूप से सोवरेनिटी की बात नहीं करते, लेकिन वो संकेत दे देते हैं जब वो बात करते हैं कि नैतिकता को, धर्म को राज्य से अलग रहना चाहिए, राज्य की नीति में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, चर्च को राज्य की नीति में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, राज्य सभी संस्थाओं से ऊपर होगा, राज्य किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा, आंसरेबल नहीं होगा। क्यों? अब देखिए, ये सारी चीजें कहने से वो संकेत दे रहे हैं सोवरन स्टेट का, और यही चीज जाकर आगे जो मॉडर्न स्टेट देखते हैं हम, आधुनिक राज्य देखते हैं, उसका आधार भी बनती है। इसलिए मैकियावेली को कई बार कहा जाता है कि पहला आधुनिक राजनीतिक विचारक है। ठीक है, तो मैकियावेली हैज नॉट यूज्ड द वर्ड सोवरेनिटी एक्सप्लिसिटली एनीवेयर। कहीं भी उसने मुख्य रूप से संप्रभुता शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है।
His sovereignty is unitary, secular and independent. In international matter he accepted limited sovereignty. अब देखिए ये कहता है कि जो हमारा राज्य होगा उसके जो निर्णय होंगे वो धर्मनिरपेक्ष होंगे, वो यूनिटरी होंगे, मतलब सत्ता एक के हाथ में होगी, इंडिपेंडेंट होगी, वो स्वतंत्र होगी। वो ये भी कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जो राज्य की संप्रभुता होगी, सोवर्निटी होगी, वो लिमिटेड होगी। मतलब ऐसा नहीं वो सबको कुछ भी कर रहा है, नहीं, उसे दूसरे राज्यों, दूसरे राष्ट्रों का भी ध्यान रखना है। जैसा कि आज के समय हम देखते हैं, हम अपने निर्णय लेने में सक्षम हैं, हम अपने निर्णय लेते हैं, कोई हस्तक्षेप नहीं करता, लेकिन हम फालतू में फ्री फंड में इतने भी लिबर्टी नहीं लेते जिससे कि हम दूसरे राज्य, दूसरे कंट्रीज पर हमला बोल दें या फिर उसको फालतू में वहां पर इंटरफेयर करते फिरें। आगे बढ़ते हैं। हेंस हर्ष हर्षनव हेंस कहते हैं मैकियावेली गिव्स एडवांस नोटिस ऑफ द एडवेंट ऑफ नेशन स्टेट थ्रू द इंडिविजिबिलिटी ऑफ द किंग्स पावर। जो मैकियावेली है संकेत दे देते हैं आधुनिक राष्ट्र राज्य के आगमन का। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब देखिए शासन कला। देखिए मुख्य रूप से आपने अब तक देखा होगा कि मैकियावेली ने कहीं भी राज्य की उत्पत्ति की बात नहीं करी है। वो ऐसी बातें फालतू में नहीं कर रहा है कि राज्य किस प्रकार से आया, क्या क्या चीजें हैं, ये सब चीजें, क्योंकि मुख्य उसका विचार जो है वो शासन कला पर है कि शासन किस प्रकार से करना चाहिए, किस प्रकार से राज्य को बनाए रखना चाहिए। जिस प्रकार से हमने एरिस्टोटल को देखा, प्लेटो को देखा, जो राज्य की उत्पत्ति, आगे हम देखेंगे सोशल कॉन्ट्रेक्चुअलिस्ट को, वहाँ राज्य की उत्पत्ति गाते फिर रहे हैं, लेकिन मैकियावेली ऐसा नहीं बोल रहे हैं। मैकियावेली सीधा बात करते हैं शासन की कला पर कि एक अच्छा शासक कैसे हो सकता है, अच्छा शासन पद्धति क्या है, क्या क्या चीज़ें उसमें होती है, किन किन चीज़ों को ध्यान में रखा जाना चाहिए शासन के द्वारा, शासक के द्वारा। तो कहते हैं कि राजा को लोमड़ी की तरह भी होना चाहिए और शेर की तरह भी होना चाहिए, मतलब शेर की तरह उसे मजबूत होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और फॉक्स की तरह, लोमड़ी की तरह उसे चतुर होना चाहिए। वो चतुर होगा तो किसी भी षड्यंत्र से बच जाएगा, और ताकतवर होगा शेर की तरह, साहस वाला होगा तो किसी भी स्थिति से भिड़ जाएगा, डरेगा नहीं। ठीक है, आगे कहता है बिकॉज मैन इज सेल्फिश एंड कवर्डली एंड ही अंडरस्टैंड ओनली द लैंग्वेज ऑफ पावर। वही बात है मानव स्वभाव की, कहता है कि इंसान जो है वो स्वार्थी है और डरपोक है, वो केवल शक्ति की भाषा को समझता है। राजा के हाथ में अगर तलवार नहीं होगी तो उसके नागरिक उसकी बात नहीं मानेंगे, ऐसा मैकियावेली कहते हैं। वो कहते हैं कि आप ज्ञान को तो लेकर चलिए, लेकिन एक हाथ में शस्त्र रखिए, एक हाथ में शास्त्र को रखिए। वही बात है कि लोमड़ी और शेर के गुणों को मिला लीजिए। अगर आप में साहस होगा तो आप अपने शिकार कर पाओगे शेर की तरह, और आप में चतुराई होगी लोमड़ी की तरह तो आप किसी भी जाल से बचकर निकल पाओगे। द रूट ऑफ पॉलिटिक्स इन इज पावर एक्विजिशन, पॉलिटिक्स एज पावर मीन्स राइट, माइट इज राइट। वो कहते हैं पॉलिटिक्स की जड़ यही है, राजनीति की जो मूल है वो यही है कि शक्ति अर्जित करो, जितनी ज्यादा शक्ति होगी उतना बेहतर होगा और उतना ही आपके लोग बात मानेंगे। वो कहता है जिसकी लाठी उसकी भैंस का सिद्धांत प्रचलित होता है राजनीति में, अच्छी अच्छी बातें वो नहीं करता। अब यहाँ पर आकर आप शायद कोरिलेट कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो कि हाँ मैकियावेली किस प्रकार के विचार कह रहे हैं। अब देखिए जब सारे ही विचारक अच्छी अच्छी बातें कर रहे हो कि मानव अच्छा होता है, राज्य के संबंध अच्छे होते हैं, राज्य की उत्पत्ति, ऐसे ऐसे अच्छे काम करने चाहिए, और ऐसे में आकर मैकियावेली ऐसी ऐसी बातें बोलता है, तो क्यों ना उसे फिर शैतान का शिक्षक कहा जाए या फिर डेविल्स डिसाइपल कहा जाए, क्यों ना उसे फिर वो मर्डरर कहे शेक्सपियर जो हमने देखा था। आगे क्या कहता है, द ओनली टास्क ऑफ पॉलिटिकल रूलर इज टू एक्वायर एंड मेंटेन एज मच एज पावर एज पॉसिबल। जितनी अधिक शक्ति वो अर्जित कर सकता है उतना बेहतर है। एंड जस्टिफाइज द मीन, कहता है कि आपको साध्य पर ध्यान देना, लक्ष्य पर ध्यान देना है, साधन पर नहीं। साधन तो अपना आप में साध्य को जस्टिफाई, अगर साध्य प्राप्त हो जाएगा, लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा, तो साधन की सार्थकता अपना आप सिद्ध हो जाएगी। ये कुछ ऐसा है जैसा मैकियावेली कहते हो कि रास्तों की परवाह करूंगा तो मंजिल बुरा मान जाएगी।
वहीं दूसरी ओर हमने कल ये भी देखा था कि गांधी कहते हैं एंड मीन्स बोथ मस्ट बी जस्टिफाइड, दोनों ही शुद्ध होंगे, दोनों ही पवित्र होंगे, तभी अच्छा होगा, तभी हम गंतव्य तक सही से पहुंच पाएंगे। जैसे साम दाम दंड भेद, ये तो हमारे कौटिल्य कहते हैं भारत में, ये सभी चीजें एक्सेप्टेबल है पॉलिटिक्स में। नेसेसिटी लो, नेसेसिटी नोज लो नो लो, आवश्यकता किसी भी नियम को ध्यान में नहीं रखती है, जब आवश्यकता आती है तो सारे नियम टूट जाते हैं। तो आवश्यकता क्या है? हमारा साध्य है, हमारा एंड है, इसको पूरा करने के लिए जो नियम बना रखे हैं उसकी परवाह नहीं करता इंसान जब बातें आती हैं। एन आइडियल किंग शुड बी एन एनलाइटेड डिक्टेटर विद मोरालिटी। अब देखिए जो बातें बता रहे हैं मैकियावेली प्रिंस को, ये सारी बातें यथार्थवाद की बातें बता रहे हैं कि यथार्थवाद में ऐसा होता है, मानव काफी बेकार होता है, उसको नियंत्रित रखने के लिए ऐसा बर्ताव करना ही पड़ेगा, आपको भी ग्रीडी बनना पड़ेगा, आपको भी अहंकार या आपको शक्तिशाली बनना पड़ेगा। लेकिन वो भी एक कहीं ना कहीं अपने दिल के कोने में इस बात को रखता है कि एक आदर्श राजा कैसा हो सकता है, आदर्श राज्य कैसा हो सकता है, उसके लोग कैसे हो सकते हैं। तो इसलिए वो कहता है कि एक जो समझदार आदर्श राजा होगा वो ऐसा होगा कि वो अपने साथ नैतिकता भी कैरी करता होगा और मजबूती भी कैरी करता होगा। अब देखिए, अब तक हमने मैकियावेली के शासन संबंधित विचारों को देख लिया। अब जैसे मैंने आपको ये बताया कि हर एक विचारक अपने मन में ऐसे बात रखते हैं कि यार ठीक है, परिस्थिति बेकार है, हमारे राज्य को किसी और नीति की आवश्यकता है, क्रूरता अपनानी पड़ेगी, शक्ति दंड, ये सारी चीज़ें अपनानी पड़ेगी। लेकिन मन के किसी कोने में वो इस बात को रखता ही है कि यार अगर सब कुछ सही चल रहा होता तो हम कैसे राजा, कैसे नागरिक की कल्पना करते। तो ऐसा ही मैकियावेली भी करते हैं, क्योंकि फिलोसफर है, दार्शनिक है, तो स्वाभाविक है कि ऐसी बातें वो जरूर करेंगे ही। तो मैकियावेली मुख्य रूप से 2 किताबें लिखते हैं जिसमें वो शासन संबंधित अपने विचार रखते हैं। पहली है उसकी प्रिंस, जो 1513 में लिखी थी उन्होंने, जो कि 1537 में जाकर या 33 में जाकर 31 में जाकर पब्लिश हुई थी। डिस्कोर्सेज ऑन लेवी, जो कि 1531 या 32 में जाकर ही पब्लिश हुई थी। जहाँ एक और प्रिंस में वो प्रिंस को एडवाइस देते हैं कि शासक को, राजा को क्रूर होना चाहिए और उसे किसी भी कीमत पर राज्य को बनाए रखना चाहिए, यथार्थवादी बातें करते हैं। वहीं दूसरी ओर डिस्कोर्सेज ऑन लेविन नामक बुक में वो आदर्श राज्य की बात करते हैं कि एक आदर्श राज्य कैसा होगा, उसके नागरिक कैसे होंगे, वहां पर किस किस चीज़ों को ध्यान में रखा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देख लेते हैं। तो ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है प्रिंस की। तो कहता है, प्रिंस को कहता है कि आपको द प्रिंस सपोर्ट्स एंड स्ट्रॉन्ग एंड ऑटोक्रेटिक मोनार्की। जो प्रिंस बुक है उसमें मैकियावेली कहता है कि एक मजबूत और ऑटोक्रेटिक मोनार्की होनी चाहिए, ठीक है। निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करता है वो, सकल और निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करता है अपनी प्रिंस नाम की बुक में। वहीं दूसरी ओर लेवी में क्या कहता है? लेवी में सपोर्ट करता है रिपब्लिक सिस्टम को, गणतंत्र व्यवस्था को समर्थन करता है। गणतंत्र व्यवस्था क्या होती है? जहां पर इलेक्टेड हेड होता है, जैसे इंडिया प्रेसिडेंट इलेक्टेड, जहां पर स्टेट का जो हेड होता है वो चुनाव के थ्रू आता है। जहां पर एक तरफ वो प्रिंस में कहते हैं कि द क्रिएशन ऑफ एन एम्पायर थ्रू द रूल ऑफ वन मैन, मतलब एक ही व्यक्ति का शासन होना चाहिए। वहीं दूसरी ओर वो लेवी बुक में कहता है कि जो एम्पायर है वो फ्री सिटीजन्स के द्वारा बनाया जाना चाहिए, मुक्त नागरिकों के द्वारा बनाया जाना चाहिए। मुक्त नागरिक अपनी इच्छा अनुसार चुनाव करेंगे व्यक्ति का, जो कि राज्य को चलाएगा। आगे वो कहते हैं द प्रिंस, आगे वो कहते हैं द प्रिंस डिपिक्ट्स the decadent system of Italy where autocratic monarchy is necessary to establish order, whereas in Levi influenced by the ancient Roman Empire। जो प्रिंस में वो बातें करते हैं क्रूरता की, ऑटोक्रेटिक राजा की, वो क्यों करते हैं? क्योंकि इटली में वो ऐसी व्यवस्था देख रहे हैं, यूरोप में वो देख रहे हैं कि ऐसी व्यवस्था की आवश्यकता है जहाँ पर एक व्यक्ति, मजबूत व्यक्ति, चालाक व्यक्ति, धूर्त व्यक्ति आए और सबको लाइन पर ले आए, राज्य के अस्तित्व को बचाए, इटली जो 5 भागों में विभाजित है उसको एकत्रित करे, चर्च को साइडलाइन कर दे और नागरिकों को सेंटर में ले आए। लेकिन वो फिर लेवी नाम की बुक में लिखते हैं, कहते हैं कि एंशिएंट रोमन रिपब्लिक
जैसा राज्य होना चाहिए, हमारा आदर्श राज्य ऐसा होना चाहिए। अब देखिए, आप समझ गए होंगे एंशियंट रोमन रिपब्लिक की बात कर रहा है, मतलब एंशियंट ग्रीक स्टेट्स जैसे स्पार्टा, एथेंस, जहां पर प्लेटो, एरिस्टोटल जैसे लोग रहे थे। क्यों कर रहा है, क्यों? क्योंकि रोम से ज्ञान इटली में आ चुका है, बुक्स आ चुकी है, रेनेसा चल रहा है, रेनेसा का आगमन हो गया है। मैकियावेली भी ऐसी किताबें पढ़ रहा है और याद कर रहा है कि हाँ ऐसा भी समय हुआ करता था कभी। आगे मैकियावेली कहते हैं, मैकियावेली अपनी प्रिंस बुक में जो आदर्श राजा है जो इटली की परिस्थिति को सुधार सकता है, वो फ्रांस के राजा सीजर बोर्गिया, सीजर बोर्जिया को मानते हैं। इस बात को ध्यान रखिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि वो अपना प्रिंस में जो आदर्श राजा है वो कौन है उसका, वो सीजर बोर्जिया है। ठीक है, वहीं अगर बात करें रिपब्लिक की, तो वहां पर वो कहते हैं कि जो फ्री मैन है, फ्रीडम एंड सेल्फ गवर्नेंस ऑफ द रोमन रिपब्लिक एज आइडियल। वो कहते हैं कि रोमन एम्पायर में सभी व्यक्ति सच्चरित्र थे, अच्छे व्यक्तित्व के मालिक थे। तो वहां पर क्या है, व्यक्ति ही गवर्नेंस, शासन चलाने में अपनी भूमिका निभाएगा और वही बेहतर होगा एक आदर्श राज्य के लिए। आगे बात करें हम प्रिंस की, तो इसका इटली में जो नाम है वो इल प्रिंसिप है, जो कि 26 चैप्टर में डिवाइडेड है। 3 मुख्य थीम है उसकी, एक तो है राजतंत्र मोनार्की, दूसरा है किराए की सेना जिसे हम मिशनरी आर्मी कहते हैं, ठीक है, और तीसरा क्या है, राजदर्शन की व्याख्या। ठीक है, राजतंत्र की मैंने आपको बता दी कि राजतंत्र में क्या कर रहे हैं, प्रिंस की बात कर रहे हैं, मजबूत, चालाक, धूर्त, कुटिल होने की बातें कर रहे हैं। किराए की सेना का जिक्र क्या है, वो नकारते हैं। उस समय वो ऐसा समय था जब किराए की सेना को इस्तेमाल में लाया जाता था। किराए की सेना कुछ ऐसी है कि राजा अपने पास सेना थोड़ी बहुत ही बनाकर रखता था, लेकिन जब उसे युद्ध लड़ना होता था तो जिसे बोलते हैं ना भाड़े के टट्टू, तो ऐसे हायर कर लेता था। काफी लोग होते थे, सामंत होते थे जो सेना पालते थे, व्यक्तियों को पालते थे, भाड़े के टट्टुओं को। तो राजा क्या करता था, उनको पैसे देकर सामंतों को उनकी सेना युद्ध के लिए किराए पर ले लेता था। मैकियावेली कहते हैं कि ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्यों? क्योंकि ये अपने पैसों के लिए लड़ रहे हैं, जबकि लड़ना किस लिए चाहिए, राज्य के अस्तित्व के लिए, राज्य के प्रति इनकी समर्पण होना चाहिए। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो रहा है किराए की सेना के चलते। तो किराए की सेना का बहिष्कार करते हैं और शासन कला कैसी होनी चाहिए उस पर विचार करते हैं अपनी प्रिंस नामक बुक में। आगे प्रिंस नामक बुक में वो यूनिटी और सिक्योरिटी पर ध्यान देते हैं स्टेट की। कहते हैं कुछ भी हो जाए, नागरिक गए भाड़ में, चर्च गया भाड़ में, राज्य को अपनी यूनिटी, एकता और अखंडता और सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। वहीं लेवी, डिस्कोर्सेस ऑन लेवी में क्या करते हैं, लोगों की लिबर्टी और रिपब्लिक पर ध्यान देना चाहिए, स्वतंत्रता देनी चाहिए व्यक्तियों को। क्यों? क्योंकि यहाँ के जो व्यक्ति हैं, प्रिंस की बुक में जो व्यक्ति की बात की जा रही है वो क्या है, दुर्चरित्र है, वो बेकार चरित्र के मालिक है। वहीं लेवी में जो बात करी जा रही है ऐसे नागरिकों की जो कि सच्चरित्र हैं। पीपल ऑफ अ डिपेंडेंट स्टेट ओबे द लॉ ड्यू टू द फेयर ऑफ पावर एंड पनिशमेंट। प्रिंस बुक में कहते हैं जो व्यक्ति है वो दंड और भय, फेयर के कारण ही कानून को मानता है, जबकि लेवी में कहते हैं कि फ्री स्टेट में जो लोग हैं अपनी इच्छा से, क्योंकि वो गुणवान होते हैं, अपनी इच्छा से ही कानून का पालन करते हैं। आगे लेवी में लिखते हैं वर्च्यूज एसेंशियल फॉर फ्रीडम। कहते हैं कि अगर आपको मुक्ति चाहिए, आपको स्वतंत्रता चाहिए, तो आप में गुण होने चाहिए, आप में सच्चरित्र वाले गुण होने चाहिए, अच्छे मानव जैसे गुण होने चाहिए, तभी आपको स्वतंत्रता मिलेगी। He considered republican system as described in the discourses on levy as the highest ideal। मैंने आपको बताया कि डिस्कोर्सेज ऑन लेवी बुक में वो अपना जो आइडियल मानता है वो रिपब्लिक सिस्टम को मानता है, गणतंत्र शासन प्रणाली को बेहतर मानता है। यथार्थ, ये तो क्या है, ये आदर्श है, ये क्या है, यथार्थ है उसका। कौन सा? प्रिंस में जो लिखा है यथार्थ है। मैकियावेली आइडियल रिपब्लिक वाज रोमन एम्पायर। देखिए, जब आइडियल की बात करता है तो रोमन एम्पायर को वो अपना आइडियल बताता है, क्योंकि वहां पर रिपब्लिक थे।
आइडियल की अगर बात करता है प्रिंस में, तो वो फ्रांस के राजा शासक सीजर को मानता है। इन द डिस्कोर्सेस ऑन लेवी ही हैज स्ट्रांगली सपोर्टेड पब्लिक पार्टिसिपेशन, रिपब्लिकन फ्रीडम एंड पीपल्स राइट। अपनी डिस्कोर्सेस नामक बुक में वो लोगों की पार्टिसिपेशन, कि वो राज्य के कार्यों में पार्टिसिपेट करें, उनको स्वतंत्रता मिले, उनकी भागीदारी हो, ऐसी बातें करते हैं। क्या वो प्रिंस में ऐसी बातें करते हैं? तो नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये व्यवहारिक है। प्रिंस में जो बातें कह रहे हैं वो से मान रहे हैं कि व्यवहारिक है। ये क्या है डिस्कोर्सेज में? ये क्या है? उनकी आदर्श बातें हैं, जो चाह रहे हैं कि काश ऐसा होता, लेकिन ऐसा नहीं है। होता तो कहाँ होता? वो रिपब्लिक रोम में होता। वो रिपब्लिक रोम ही इनका आदर्श है। आगे हम गवर्नमेंट के टाइप के बारे में जान लेते हैं। मैकियावेली एरिस्टोटल की तरह ही 6 प्रकार की गवर्नमेंट के बारे में बताते हैं, जिसमें से 3 जो है सामान्य रूप है और 3 जो है विकृत रूप है। सामान्य रूप कौन कौन सी है? मोनार्की, जहां पर एक व्यक्ति शासन करेगा। एरिस्टोक्रेसी, जहां पर कुछ गुणवान अच्छे लोग शासन करेंगे। रिपब्लिक, जहां पर सभी लोग इलेक्शन के थ्रू आएंगे। टायरनी, एक व्यक्ति का बेकार शासन। ओलिगार्की, कुछ व्यक्ति का बेकार शासन। डेमोक्रेसी, सभी लोगों का भीड़ तंत्र, बेकार शासन। तो ये अरस्तु की तरह ही क्लासिफिकेशन करते हैं फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट का। धर्म के ऊपर बात, इनके विचार जान लेते हैं। तो मैकियावेली एक बात कहते हैं, वो कहते हैं वी इटालियंस आर ग्रेटफुल टू द रोम चर्च एंड इट्स प्रीस्ट्स फॉर मेकिंग अस इररिलीजियस एंड बैड। द चर्च हैज डिवाइडेड आवर कंट्री। वो कहते हैं कि हम इटली के निवासियों को रोम के चर्च और उनके पादरियों के प्रति अनुग्रहित होना चाहिए। हम उनके प्रति अनुग्रहित हैं कि उन्होंने हमें अधर्मी और बुरा बनाया। चर्च ने हमारे देश को विभाजित कर रखा है। मतलब एक प्रकार से कटाक्ष है कि हम आपके धन्य हैं, आप लोगों ने हमारा नाश कर दिया, आप लोगों ने हमें अधर्मी बना दिया, बेकार बना दिया। किस प्रकार से बनाया चर्च ने? कर्म कांडों के कारण, अलौकिक जगत के बारे में बताकर, अंधविश्वास फैलाकर। तो कटाक्ष करते हैं मैकियावेली कि आप लोगों की वजह से ही हम अंधविश्वासी हो चुके हैं, अधर्मी बन चुके हैं और बेकार बन चुके हैं, और चर्च ने ही हमारे देश का विभाजन करवाया है। वो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि चर्च के ही कर्म कांडों के कारण इटली जो था वो 5 राज्यों में विभाजित हो चुका था, जिसमें से फ्लोरेंस, जिसमें मैकियावेली का जन्म हुआ, नेपल्स भी था। ठीक है, तो इस प्रकार से 5 राज्यों में विभाजित था। मैकियावेली चाहते भी थे कि मेरे जीते जी इटली जो है वो उसके यूनिफिकेशन हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। वो कहता है जो मैकियावेली के विचार हैं वो एंटी चर्च हैं, ना कि एंटी रिलीजन। ऐसा समझा जाता है कि रिलीजन के अगेंस्ट बात करते हैं वो, तो नहीं। मैकियावेली जो है धर्म नैतिकता के प्रति उदासीन है। वो कहते हैं कि धर्म को साध्य नहीं समझना चाहिए, एंड नहीं समझना चाहिए, लक्ष्य नहीं समझना चाहिए। धर्म नैतिकता जो है शासन के लिए, राज्य के लिए एक साधन मात्र है। साधन कैसा? लोगों को नियंत्रित रखने का। वो ये भी कहता है कि लोग जो है भगवान से डरते हैं, तो उसे भगवान का ही सहारा लेना चाहिए, शासक को, राजा को, लोगों को कंट्रोल में रखने के लिए। वो कहता है कि आर्मी जो है शासन से नहीं डरती, वो भगवान से डरती है। भगवान का डर दिखाकर, नैतिकता का डर दिखाकर राजा को अपनी आर्मी को नियंत्रित रखना चाहिए। ऐसी बातें मैकियावेली करता है। कहता है स्टेट के लिए, स्टेट जो है गोल है और धर्म जो है उसका साधन है। हिज एटीट्यूड टुवर्ड्स रिलीजन इज यूटिलिटेरियन, मतलब उपयोगिता को देखता है धर्म की, वो नैतिकता की, कि उपयोग किस तरह से किया जा सकता है उसे। वो कहता है कि लोग जो है भगवान से ज्यादा डरते हैं बजाय किंग से। इस बात को मानता है, ऐसा भी नहीं है कि मानता नहीं है, मानता है कि हाँ चर्च ने करप्ट तो कर ही दिया है, अब तो सबके मन में डर है ही भगवान का। आगे वो ये भी कहता है कि जिस देश में कंट्री हुज पीपल डू नॉट फेयर गॉड इज हेडेड डाउन टू द पाथ ऑफ डिस्ट्रक्शन, जिस देश के लोग ईश्वर से नहीं डरते वह विनाश के पथ पर अग्रसर होता है। अब देखिए इस बात को भी मैकियावेली मान रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि राजा कुछ भी कहेगा लोग मान लेंगे, भगवान का डर उसे दिखाना होगा। इतने गहराई तक भगवान का डर, अंधविश्वासी डर मानव स्वभाव में आ चुका है कि राजा को भी उसका सहारा लेना चाहिए अपनी सत्ता को कायम रखने के लिए। आगे
आगे कहता है वेयर देयर इज रिलीजन इट इज इजियर टू डिसिप्लिन आर्मीज एंड कीप देम डिसिप्लिन्ड। कहता है कि धर्म के माध्यम से एक बड़ी आर्मी को भी अनुशासित रखना काफी आसान हो जाता है और अनुशासित रखना चाहिए धर्म के माध्यम से। आगे डूनिंग मैकियावेली के बारे में कमेंट करते हैं, कहते हैं मैकियावेली इज नॉट इमोरल इन पॉलिटिक्स बट इज इनडिफरेंट टू रिलीजन एंड मोरालिटी। वो कहते हैं कि मैकियावेली जो है अनैतिक नहीं हो रहा है राजनीति में, वो केवल उदासीन है धर्म और नैतिकता के प्रति। ये सारी स्टेटमेंट है जो कि एग्जाम में पूछ ली जाती है। अब देखिए मैकियावेली के हम फॉर्चून और भाग्य और सद्गुण संबंधित विचारों को जान लेते हैं। देखिए जब मैकियावेली बात करते हैं भाग्य की, भाग्य मतलब कि नियति में क्या लिखा है, क्योंकि मैकियावेली भी जानता है, फिर हम सभी ये बात जानते हैं, सारे दार्शनिक जानते हैं, पहले से ही जानते आए हैं कि ऐसा नहीं होता कि हम जो काम करते हैं वही होता है। काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे कर्मों को प्रभावित करती है। हमें अपने जीवन में किस प्रकार का सुख मिलेगा, दुख मिलेगा, वो केवल हमारे कर्मों पर निर्धारित नहीं करता। हमारे आसपास जो गतिविधि हो रही है, जो इक्वेशन बनती है पूरी लाइफ की, कुछ दूसरे हमारे आसपास के लोग क्या कर रहे हैं, उन सब के करने से, प्रकृति के करने से, तो उन सबसे क्या है, हमारा भाग्य निर्मित होता है और भाग्य के चंगुल में आदमी फंसकर रह जाता है। लेकिन मैकियावेली कहते हैं कि भाग्य तो है, मानता हूं भाग्य है, किसी का बुरा हो सकता है, किसी का अच्छा हो सकता है, किसी को चीज़ें आसानी से मिल सकती है, किसी को चीज़ बेकार तरीके से मिल सकती है। लेकिन वो एक और बात करते हैं गुण की, वर्च्यू की। वर्च्यू क्या है? शक्ति। वो कहते हैं जिस व्यक्ति में जितना वर्च्यू होगा, जितनी शक्ति होगी, वो भाग्य की रेखाओं को उतना ही मोड़ सकता है, उतना ही नियंत्रित रख सकता है। अगर वो शक्तिशाली होगा तो भाग्य को रोक कर रख सकता है। आगे हम देखेंगे किस प्रकार से मैकियावेली कह रहे हैं। तो जब इटालियन वर्ड जो है वर्च्यू, उसका मतलब है क्वालिटी, स्किल, जो कि आदमी को सक्षम बनाती है कि वो भाग्य के प्रहारों से भी, भाग्य के नकारात्मक प्रहारों से भी बच सके, उन्हें झेल सके और सभी चीजों को झेल पाए। ठीक है, वो कब झेल पाएगा? जब से वर्च्यू होंगे, जब से गुण होंगे, स्किल्स होंगी, कुशल होगा, तभी वो भाग्य की मार को भी झेल पाएगा। आगे वो कहते हैं कि भाग्य की अवधारणा को तीन चीजों से समझाते हैं। पहली क्या है? भाग्य एक स्त्री के रूप में। दूसरा, अ थ्योरी ऑफ चेंज, परिवर्तन का सिद्धांत। तीसरा, सद्गुण का किला। तीनों चीजों को हम एक एक करके समझते हैं। तो पहला पॉइंट है जिसमें वो भाग्य को स्त्री से तुलना कर रहा है। अब देखिए मैं आपको गाइडलाइंस दे रहा हूं कि जो मैं कहने जा रहा हूं ये सारे मैकियावेली के विचार हैं, मेरे विचार नहीं है। ऐसा मैकियावेली समझते थे, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ऐसा मत समझिएगा कि मैं ऐसा कह रहा हूं, मैकियावेली ऐसा कहते हैं और ये काफी अनैतिक है। आज के समय में इस बातों का कोई प्रासंगिकता नहीं है। तो वो कहते हैं, वो भाग्य को स्त्री से कंपेयर करते हैं, स्त्री से तुलना करते हैं और स्त्री को समझते हैं, और वर्च्यू को आदमी से तुलना करते हैं। वो कहते हैं कि भाग्य जो है स्त्री की तरह है, चंचल मनी, फ्लिकर माइंडेड, और स्त्री, वो कहते हैं जिस प्रकार से स्त्री शक्तिशाली पुरुष के पास ही रहती है, कमजोर पुरुष को छोड़ देती है, उसी प्रकार से भाग्य भी ऐसा ही है। भाग्य भी जो शक्तिशाली पुरुष है, शक्तिशाली व्यक्ति जो है, उसी के गुलाम बनकर रहता है, उसी की बात मानता है, उसी के पास ठहर कर रहता है। जो कमजोर व्यक्ति होता है उसके पास भाग्य नहीं रहता। कहता है कि फॉर्चून इज लाइक अ वुमन एंड इफ यू वांट टू कॉन्कर इट देन कैप्चर इट बाय फोर्स। इट कैन ओनली बी कंट्रोल्ड बाय यंग केयरफुल एंड इंटेलिजेंट पीपल लाइक। ठीक है, ये स्टेटमेंट एग्जाम में पूछी जा सकती है, कौन कहता है ऐसा? तो मैकियावेली कहते हैं कि जिस प्रकार से स्त्री को, भाग्य स्त्री की तरह है जिसे बलपूर्वक अपने नियंत्रित में रखना चाहिए। शक्ति होगी, संसाधन होंगे आपके पास, तभी भाग्य और स्त्री आपके पास रुकेगी, ऐसा मैकियावेली कहते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैकियावेली कह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। थ्योरी ऑफ चेंज, वो ये भी कहते हैं कि भाग्य जो है वो परिवर्तनशील है। ऐसा नहीं है कि आपका अगर भाग्य जागृत हो गया तो उम्र भर आपके साथ ही रहेगा, नहीं। इधर चला मैं उधर चला, जाने कहाँ मैं किधर चला, ऐसी भाग्य की स्थिति रहती है। भाग्य कभी इसके पक्ष में रहता है, कभी दूसरे व्यक्ति के पक्ष में रहता है। कहता है कि द डिवाइन फोर्स ऑफ फॉर्चून एंड सक्सेस इज फ्लिकर, चेंज इज इनएविटेबल। कहते हैं जो भाग्य है और जो सफलता है वो देवीय चपलता है,
क्योंकि परिवर्तन ये है, भाग्य और सफलता कभी इस पक्ष में चली जाए, कभी इसी व्यक्ति के पक्ष में, कभी दूसरे व्यक्ति के पक्ष में। लेकिन आगे वो कहता है कि ऐसा तो भाग्यवान लोग कहते हैं कि हमारा भाग्य खराब था, भाग्य गलत था, सही था, लेकिन कर्मठ जो होगा, जो मेहनती होगा, जो काम करना जानता है, जो कुशल अर्जित कर लेगा, जो शक्ति अर्जित कर लेगा, वो अपना भाग्य और सफलता को पकड़ कर रख सकता है जितना समय वो चाहे। कहता है कि वो ही व्यक्ति सफल हो सकता है जो भाग्य या निष्क्रिय नहीं बल्कि कर्मठ, सक्रिय और सद्गुणी हो। भाग्य को मानता हो जरूर नहीं, भाग्यवादी हो जरूर नहीं, कर्मठ होना चाहिए, ऐसा मैकियावेली कहता है। कहता है कि इस प्रकार से भाग्य और वर्च्यू में घनिष्ठ संबंध है। अगर आप वर्चुअस हो, शक्तिशाली हो, तो भाग्य आपके पीछे पीछे आता रहेगा, जैसे स्त्री आती रहती है, ऐसा मैकियावेली समझते हैं और कहते हैं। आगे अब आगे बात आती है अ फोर्ट ऑफ वर्च्यू, सद्गुण का किला। अब आगे वो भाग्य को एक झरने के रूप में पाते हैं, झरने के रूप में उसकी तुलना करते हैं। वो कहते हैं जिस प्रकार से एक झरना बहता रहता है, बहता रहता है, बहता रहता है, पानी बहता जाता है, और जो लोग इसके संपर्क में आते हैं वो भाग्यवान होते जाते हैं, और जैसे पानी बीत जाता है तो उनका भाग्य भी चला जाता है। लेकिन वो कहता है जो व्यक्ति सद्गुणी है, जिसके पास गुण है, जो पावरफुल है, वो क्या कर सकता है, वो अपनी सद्गुण का किला बना सकता है, बड़ी बड़ी दीवारें बना सकता है अपने सद्गुण की, अपनी शक्तियों की, जिससे क्या होगा, भाग्य रूपी जल इस दीवार पर आकर टकराएगा और रुक जाएगा, और ऐसे भाग्य उसके पास इकट्ठा होता चला जाएगा, ऐसा मैकियावेली कहते हैं। जो कि बात सही भी है। आप अगर कर्मठ हो, भाग्य से अलग आप अपने गुणों कौशल पर काम करते हो, तो आप अपने भाग्य को बनाए रख सकते हो। कहते हैं वो भाग्य को चट्टानों, पहाड़ों से, हवाओं से, बहते हुए पानी से कंपेयर करते हैं। कहते हैं फेथफुल पीपल बेयर इट एवरी ईयर, कंसिडर इट अ डिवाइन वर्थ। कहते हैं कि जो भाग्य में विश्वास रखते हैं लोग, वो क्या करते हैं, वो कि ये मानते हैं कि चलो जब भगवान की देन होगी तब जाकर हमें कुछ चीजें मिलेगी, हम जब भाग्यवान बनेंगे, हम तो भाग्य के धनी हैं, फिर भाग्य के मारे हुए हैं। लेकिन जो गुणवान व्यक्ति होगा वो मेहनत करेगा और एक बांध बना लेगा अपने सद्गुण से, जिससे क्या होगा, वो भाग्य वहीं पर ही अटक कर रह जाएगा उसके पास। अ फोर्ट्रेस ऑफ वर्च्यू मेक यू सक्सेसफुल, फेमस एंड रिस्पेक्टेबल। अर्थात सद्गुण का किला आपको सफल, यश, यशस्वी और सम्मान्य बनाता है। दो प्रकार की नैतिकता की बात करते हैं मैकियावेली, एक तो प्राइवेट मोरालिटी, एक पब्लिक मोरालिटी। ठीक है, व्यक्तिगत नैतिकता और जन नैतिकता। अब ये ऐसा क्या है, तो यहां पर मैकियावेली कहते हैं कि राजा को जो पब्लिक की, जनता की जो नैतिकता है उसको फॉलो नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जनता की नैतिकता क्या होती है, जनता की नैतिकता होती है नियम का पालन करना, झूठ नहीं बोलना। ठीक है, ऐसे तो नियम बनाए जाते हैं जनता के लिए। लेकिन अगर राजा भी इन्हीं नियमों पर चलेगा तो वो व्यवस्था कायम नहीं कर पाएगा। वो राजा को कहता है कि आपको जनता के आगे तो दिखाना है कि मैं अच्छा हूं, मैं सद्गुणी हूं, मैं सारे कर्तव्यों का पालन करता हूं, मैं प्रोमिसेस को पूरा करता हूं, लेकिन आपको अंदर ही अंदर ध्यान रखना है कि जरूरत आएगी तो आपको वादे भी तोड़ देने हैं, जरूरत आएगी तो आपको क्रूरता भी दिखानी है, जरूरत आएगी आपको चपलता भी दिखानी है। तो इस प्रकार से मैकियावेली दो प्रकार की नैतिकता की बात करते हैं। कहते हैं मोरालिटी इन द आईज ऑफ पब्लिक बट फार फ्रॉम मोरालिटी इज प्रैक्टिकल। मतलब जनता की आंखों में तो लगना चाहिए कि हाँ राजा हमारा बहुत नैतिकवादी है, बहुत धार्मिक है, लेकिन वो ऊपर ही ऊपर होना चाहिए, अंदरूनी रूप से वो काफी चपल, चतुर और ब्रूटल, क्रूअल होना चाहिए। द स्टेट हैज नो मोरल कोड ऑफ कंडक्ट, राज्य का कोई नैतिक नैतिक संहिता नहीं होती कि मॉरल कोड बना दिया है, नहीं, अगर वो मॉरल कोड के चक्कर में पड़ेगा तो अपने अस्तित्व को नहीं बचा पाएगा। इट इज अ पावर इन डिफरेंस टुवर्ड्स मोरालिटी, यह एक नैतिकता के प्रति उदासीन सत्ता है। आगे स्टेटमेंट आती है मैकियावेली, गवर्नमेंट इज अबाउट नॉट ओनली लॉ बट द मोरालिटी, वो कानून से ही नहीं और नैतिकता से भी ऊपर है।
आगे डॉक्ट्रिन ऑफ एक्रेंडाइज, इसका मतलब क्या है? विस्तार, विवर्धन का सिद्धांत। मैकियावेली ये मानते हैं कि अगर राज्य विस्तार करेगा तभी वो जीवित रह पाएगा, विस्तार नहीं करेगा तो उसका पतन हो जाएगा। तो राज्य को और राजा को विस्तारवादी होना चाहिए, तभी उसका अस्तित्व बचा रहेगा। वो इस बात को पानी से कंपेयर करता है, कहता है जब तक पानी बहता रहता है और तब तक वो ताजा बना रहता है, अगर पानी स्थिर रह जाए तो सड़ जाता है। तो इसी प्रकार से अगर राज्य निरंतर गतिशील रहे, विवर्धन करता रहे, तब तक उसकी प्रगति होती रहेगी। वो स्थिर हो जाए पानी की तरह तो वो सड़ना शुरू हो जाएगा और उसका पतन हो जाएगा। इसे हम स्टेट एक्सपेंशन की थ्योरी भी कहते हैं, राज्य विस्तार का सिद्धांत भी कहते हैं हम इसे। अकॉर्डिंग टू मैकियावेली द स्टेट मस्ट एक्सपेंड और एल्स इट विल पेरिश। मैकियावेली कहता है कि राज्य को विस्तार करना चाहिए, अन्यथा वो नष्ट हो जाएगा। मैकियावेली राज्य के दो प्रकार बताता है। पहला स्वस्थ राज्य, हेल्दी स्टेट, जिसमें वो कहता है कि युद्धशील राज्य, विवर्धनशील राज्य, ऐसा राज्य जो युद्ध लड़ रहा है फिर वृद्धि में जा रहा है, तो वो कैसा है? हेल्दी स्टेट है, वो स्वस्थ राज्य है। फिर आता है अस्वस्थ राज्य, ऐसा राज्य जो शांति प्रिय है, शांति प्रिय असफल राज्य, जहां का राजा शांति शांति करता है। तो ऐसे में क्या होगा? तुम हमला नहीं कर रहे हो किसी राज्य पर, तो तुम्हारे राज्य पर कोई और हमला कर देगा और तुम नष्ट हो जाओगे। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि राज्य को एक बड़ी अच्छी मिलिट्री बनाए रखनी चाहिए। ऐसा ना हो कि भाड़े के टट्टुओं पर निर्भर रहे अपने सुरक्षा के लिए भी। गुड वेपन्स, गुड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन आर द बेसिस ऑफ द स्टेट, गुड लॉज आर एज नेसेसरी। बोथ प्रिंट्स एंड डिस्कोर्सेज ऑन लेवी ऑफ मैकियावेली हैज एक्सप्लेन्ड द नीड ऑफ द एक्सपेंशन प्रिंसिपल। अब प्रिंट्स और डिस्कोर्सेज ऑन लेवी दोनों बुकों में वो एक्सपेंशन की बात करता है, उसके महत्व को समझाता है। आगे कहता है कि राज्य विवर्धन और राज्य के संरक्षण दोनों के लिए शस्त्र बल और युद्ध आवश्यक है। जब तक आपके पास शस्त्र हैं और जब तक आप युद्ध लड़ रहे हो, तब तक ही आप राज्य को बचाए रख सकते हो, राज्य को विस्तार कर सकते हो, राज्य को स्वस्थ बनाए रख सकते हो। आगे मैकियावेली कहते हैं डिस्कोर्सेज में कि सभी इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट सिस्टम के दो ऑब्जेक्टिव होते हैं। पहला, अपने डोमेन को एक्सपेंड करना, अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाना। दूसरा, अपना जो इंडिपेंडेंस है, उनकी स्वतंत्रता है, उसको कायम रखना। ठीक है, ये उसके डॉक्ट्रिन ऑफ एक्रेंडाइज, विवर्धन की सिद्धांत। आगे आता है उनका किराए की सेना की आलोचना वो करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसके लिए वो शब्द इस्तेमाल करते हैं कॉन्डोटियर सिस्टम। ठीक है, कॉन्डोटियर सिस्टम इस्तेमाल करते हैं शब्द। वो कहते हैं अच्छा, ये वो समय था जिस समय किराए की सेना काफी ली जाती थी, मतलब भाड़े के टट्टू सामंत जो लोग होते थे, वे अपने यहाँ पर कुछ सैनिकों को पालते थे। राजा को जब जरूरत होती थी युद्ध के लिए तो उन सैनिकों को पैसे देकर बुला लिया जाता था। नुकसान इसका यह था कि वो राज्य के प्रति निष्ठावान नहीं होते थे, वो पैसों के प्रति निष्ठावान होते थे। तो ऐसे में तो वो छोड़कर भाग जाएंगे, जहां उनके पैसे मिले फिर पैसे किसी और ने ज्यादा दे दिए, तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा। तो ऐसे में मैकियावेली कहते हैं कि राजा को एक सशक्त, एक परमानेंट रेगुलर आर्मी बनाए रखनी चाहिए। कई बार ऐसा होता था जो सामंत होते थे वही विद्रोह कर देते थे राजा के प्रति। अब इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट देख लेते हैं, काफी सारे कथन कहे गए हैं मैकियावेली के विचार के बारे में, उसके हम देख लेते हैं। सबसे पहले आता है सेबाइन, जो कहता है स्पिरिट ऑफ रेनेसां was expressed in the most intense form in the thinking of Machiavelli। जो पुनर्जागरण की जो चेतना है, भावना है, वो इंटेंस रूप में, वो काफी प्रखर रूप में हमें मैकियावेली के विचारों में देखने को मिलती है। फोस्टर कहते हैं इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी मैकियावेली इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द रेनेसां। राजनीतिक थ्योरी, राजनीतिक सिद्धांतों के क्षेत्र में मैकियावेली पुनर्जागरण का नेतृत्व कर रहे हैं। डनिंग कहते हैं मैकियावेली इज द फर्स्ट थिंकर टू ब्रेक द कनेक्शन बिटवीन मिडल एज एंड द मॉडर्न एज। मैकियावेली पहले ऐसे विचारक थे जिन्होंने मध्यकाल और आधुनिक काल के कनेक्शन को बीच में से तोड़कर अलग अलग किया है उन्हें। आगे प्रोफेसर जॉन कहते हैं बिना मैकियावेली को समझे, विदाउट कंसिडरिंग मैकियावेली अ पॉलिटिकल थ्योरिस्ट हैज ऑनर्ड हिम विद द टाइटल ऑफ द फादर ऑफ पॉलिटिकल मॉडर्न थ्योरी। अब थोड़ा क्रिटिसाइज करते हैं कि बिना उसकी पॉलिटिकल थ्योरी को समझे उसको सीधा हमने मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी का फादर घोषित कर दिया है। गेटल कहते हैं मैकियावेली वाज द फर्स्ट मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर हु हैड इमेजिन्ड अ
सोवरन यूनिटरी सेकुलर नेशनल एंड इंडिपेंडेंट स्टेट। कैटल कहते हैं कि मैकियावेली पहला ऐसा विचारक है जो कि ऐसी कल्पना आगे रखता है जिसमें संप्रभु राज्य हो, धर्मनिरपेक्ष हो, स्वतंत्र हो और राष्ट्रवादी राज्य हो। तो इस प्रकार से हमने मैकियावेली को कंप्लीट कर लिया है। तो आशा करता हूँ आपको ये क्लास काफ़ी बेहतर लगी होगी। बाकी जुड़े रहिए हमारे साथ, अगली क्लास में हम होप्स को पढ़ेंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये क्लास काफ़ी बेहतर लगी होगी। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।